नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर आड़त बाजार को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सड़क के चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदमों को उठाना शुरू कर दिया है। तो वहीं वरिष्ठ IAS अधिकारी MDDA के वाइस चेयरमैन बंसीधर तिवारी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है, वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि भी दे दी जाएगी, तो जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलेंगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए सूची को तैयार किया जा चुका है और HADCO से भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नए स्थान पर प्लॉट को सीमांकन चल रहा है और जिसके पूरा होते ही सभी प्रभावित व्यापारियों को जगह का आवंटन किया जाएगा। मुआवजे का वितरण भी जल्द शुरू होगा। तो वहीं प्रशासन की कोशिश है कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। और हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जा सके। तो लगातार बैठकें की हैं और आपसी सहमति बना करके सबसे विकल्प लिए हैं और विकल्प लेकर के ही एक कमेटी बनी थी जिसमें जिला प्रशासन, MDDA, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के, PWD के सभी सदस्य थे और एक एक घर का मेजरमेंट लिया गया है, दुकानों का मेजरमेंट लिया गया है, सबकी सहमति। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की खास भूमिका सामने रही है। आपको बता दें कि जिसमें महिलाओं को अलग अलग पदों का दावेदारी कराने का अच्छा मौका मिला है। तो वहीं इस बार पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे नौजवान महिलाएं चुनावी मैदान में अपने नए नए घोषणा पत्र को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पंचायत चुनाव 2025 में महिलाओं के लिए तय आरक्षण में महिला प्रत्याशियों में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। तो वहीं पढ़ी लिखी शिक्षित युवतियां और महिलाएं जमकर ताल ठोक कर जीत का दावा भी कर रही हैं। तो साथ ही साथ बताते चले कि क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच सभी प्रत्याशी अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर मूलभूत सुविधा से अलग हटाकर नए नए दावे मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। कहूंगी कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आधी आबादी महिलाओं की है इस देश में, प्रदेश में, लेकिन आधी आबादी से ज्यादा पंचायतों में मैं अगर कहूँ तो आधी आबादी से ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत सारी हमारी जो आम सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उनसे भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और जीतकर भी आएंगी। हाउस में भी पिछली बार जब हमने देखा तो पंचायतों में लगभग 60% से ज्यादा हाउस में अगर आप देखेंगे तो वो महिलाएं दिखी। इस बार देखते हैं कि जीत के आने के बाद कितनी महिलाएं हमें हाउस में मिलती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हमें हाउस में देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड का जो इतिहास है वो महिलाओं पर आधारित है। महिलाओं यहाँ की रीढ़ की हड्डी है मैं कहूंगी। यहाँ की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे यहाँ की राजनीति हो, यहाँ का समाज हो, यहाँ का ग्रामीण परिवेश हो, हर चीज में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4078 दिनों के यशस्वी कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 25 जुलाई 2025 का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और जिन्होंने निरंतर सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। यह यात्रा उनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और अटूट संकल्प का प्रतीक है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं,
उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। 25 जुलाई 2025 का दिन यानी कि आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4078 दिनों के निरंतर और सफल कार्यकाल को पूरा करते हुए देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सकारात्मक सोच, जनसेवा और देश हित की भावना का आदर्श उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अब तक देश में प्रधानमंत्री पद को लगातार संजोए हुए हैं और जिस प्रकार से लगातार उनको देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से लगातार भारत का जो नाम है उसको पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त देने वाला कार्यकाल रहा है। सकारात्मक सोच से इनकी लगातार सब उनसे जुड़े हैं। लगातार अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनके जो नेतृत्व है उससे दूरदर्शी सोच, उनके संकल्प की पहचान दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से हर भारतीयों को सपने देखने के साथ साथ सपने को किस तरीके से धरातल पर उतारना है उसके भी लगातार कार्य किए हैं। तो कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के विकास के सहित विभिन्न विषयों को लेकर आगामी 30 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं उनके CSR फंड से उत्तराखंड के स्कूलों को सुसज्जित करने और अच्छे विद्यालय के निर्माण के लिए उसमें उम्मीद जो है लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा कि CSR फंड का उपयोग कर स्कूल कई तरह से लाभान्वित हो सकते हैं और जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए इनका बेहतर उपयोग हो सकता है। देखिए 30 तारीख को जो है, आने वाली 30 तारीख को हमारे माननीय जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल हमारे CM सर हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके एक नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। जितनी भी कंपनीज उत्तराखंड में काम कर रही हैं उनका जो CSR होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से हम केवल इतना इनको एक अपेक्षा उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल्स को, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, वो अपने CSR फंड ला के स्कूलों को सुसज्जित करें, जिससे कि हम जो है एक अच्छे विद्यालय की प्रतिमा करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें।
खबर देहरादून से है, जहां LUCC चिटफंड कंपनी ने बड़ा फ्रॉड किया है। प्रदेश में लगभग 92 करोड़ रुपए के ठग कर रही यह कंपनी अब भाग चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में उत्तराखंड के सांसदों ने गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निवेदन उनसे किया है और इस कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग चुके हैं और ऐसे में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी होना चाहिए। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस मामले में विदेश मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी और आरोपियों के पासपोर्ट को रद्द करने की कार्रवाई के लिए निवेदन किया जाएगा। देखिए, आज हम उत्तराखंड के सांसद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में LUCC नाम से एक चिटफंड की कंपनी काम करती थी, जो कि बहुत सारे हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका पैसा ठग के और वो लोग भाग गए हैं। बहुत सारी FIRs भी उसमें हुई हैं और ऐसा बताया गया कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो कहीं विदेश चले गए हैं। तो आज हम गृह मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी। हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके प्रमोटर्स जो विदेश में हैं, इंटरपोल की चाहे मदद लेनी पड़े उनको लाना चाहिए और लोगों को जो उनका मेहनत का पैसा है वह मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग फिर दोबारा से विदेश मंत्री जी से मिलेंगे और उन लोगों के पासपोर्ट रद्द हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की हम पूरी प्रक्रिया चलाएंगे। गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि वह जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में लोगों का पैसा उनको मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास आने वाले समय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण, हरित विकास और सतत पर्यावरण प्रबंधन को लेकर सजगता से कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर कई अभिनव योजनाएं लागू कर दी हैं। आपको बताते चले कि MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप प्राधिकरण ने न केवल बुनियादी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया है, बल्कि शहरी विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संतुलन सुनिश्चित किया जा रहा है। MDDA के द्वारा मियानवाला क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज के निकट एक विस्तृत तालाब का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि वर्षा जल को संरक्षित करेगा और भूगर्भ जल स्तर को भी पुनः भरने में सहायक होगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिले की 318 ग्राम पंचायतों और 6 क्षेत्रों में पंचायतों के राज्य वित्त आयोग की स्तुतियों के लिए तहत आपको बता दें कि 31.92 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। तो वहीं ग्राम पंचायतों को 22.13 करोड़ और क्षेत्र पंचायतों को 9.78 करोड़ सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट के साथ साथ सामुदायिक भवन जैसे कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। तो वहीं बजट का पूरा सदुपयोग कराया जाएगा और साथ ही साथ गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता इसमें नहीं बरता जाएगा। आबादी के अनुपात में बजट का वितरण सुनिश्चित किया गया है और इससे ग्रामीणों को विकास की उम्मीद और पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। विभाग में जो है हमारी तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उनको मुख्यतः जो है केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पे जो है अनुदान की धनराशि प्राप्त होती है, जिसमें उनके कुछ मानक हैं, नॉर्म्स हैं। उसके हिसाब से ग्राम पंचायतें जो है जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं उनसे संबंधित अपनी कार्य योजना जो वो पास करते हैं और GPDP, BPDP या DPDP जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है, उस पर कार्य योजना अपलोड करके
ये विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करते हैं। इसी क्रम में अभी हमारे स्टेट का जो है, उत्तराखंड का जो है, राज्य वित्त आयोग की जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की, इनकी जो है पहली छमाही की जो अनुदान की धनराशि की प्रथम किस्त है, वे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की निधियों में हस्तांतरित किया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने देर रात भारी मात्रा में शराब को पकड़ा है। आपको बताते चले कि जनपदीय परावर्तन के प्रभारी प्रेरणा की अगुवाई में टीम ने सहसपुर में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ साथ 999 फाइन विक्सी को भी बरामद किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया और जिसमें 2 अभियुक्त मौके से पकड़े गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान को जारी रखते हुए सहसपुर क्षेत्र में एक घर में दबिश दी गई थी और जिसमें 10 पेटी शराब को भी बरामद किया गया। साथ ही साथ एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां के शिवालिक नगर में नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 7 में सफाई व्यवस्था की बदहाली और कूड़े के ढेरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि गली गली फैले कचरे और बंद पड़ी हाई मास्क की जो लाइटें हैं वो सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति से नाराज जनता अब खुलकर विरोध करने के लिए सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय सभासद ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर पूरे तरीके से गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पालिका अध्यक्ष ने एक फर्जी कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका दिया है, जबकि ठेका मिलने के बावजूद कई दिनों तक गली में कूड़ा पड़ा रहता है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा वे काम नहीं करेंगे। तो वहीं स्थानीय निवासी राजीव कुमार ने यह बताया कि 6 महीने से हाई मास्क लाइटें बंद है और जिससे अंधेरे में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। खबर देहरादून से है, जहां ब्रिटिश काल में राजशाही के खिलाफ आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्रीदेव सुमन की आज 80वीं पुण्यतिथि है और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने श्रीदेव सुमन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 28 वर्ष की उम्र में 84 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले श्रीदेव सुमन न सिर्फ आंदोलन किया, उन्होंने बल्कि जनता को ऐसा आंदोलन के प्रति सजग रहने और अपने अधिकार की लड़ाई करने के लिए प्रेरणा भी दी। और उसी का परिणाम रहा कि टिहरी रियासत में जनता ने राजशाही का विरोध किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बनने वाले तांबे के बर्तनों को करीब 100 साल से यहां पर बनाया जा रहा है। तो वहीं अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला और दुग्गल खोला स्थित ताम्र नगरी में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलती है। तो आपको बताते चले कि मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज्यादा देखने को मिल रही है और जिस पर स्थानीय कारीगर बताते हैं कि किसी समय पर यहाँ दर्जनों लोग तांबे के बर्तन बनाने का काम करने से जुड़े हुए थे और अब हाल ऐसा है कि गिने चुने लोग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ हाथ से बनने वाले बर्तनों की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर तांबे के से जो परात, कलश जैसे तमाम बर्तन बनाए जाते हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि बनावट और वजन के हिसाब से प्रोडक्ट के दाम भी तय होते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण के इस चकाचौंध में अल्मोड़ा का यह हस्तशिल्प फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव में गुरुवार की रात बीएसएफ के जवान सुमित कुमार के पिता कुंवर पाल की ओमी नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद आरोपियों ने कुंवर पाल के शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ बताते चले कि कुंवरपाल की हत्या के बाद सभी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए हैं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुंवरपाल के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। देखिए, कल रात एक सूचना मिली है करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस को कि किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। तो पुलिस वहां पर पहुंची, मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहां उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। हमने एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड से सर्चिंग भी चल रही है, एफआईआर नेम्ड दर्ज हो चुकी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। तो हमने मर्डर के मामले में अभियोग पंजीकृत करके आगे विवेचना प्रगति मांगी। कोई नुकीला हथियार है, वो चाकू हो सकता है, वो कोई और ऐसी नुकीली टूल हो सकता है जिससे उनके शरीर में कई सारे घाव थे और जो तथ्य थे वो यही थे कि स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई थी। उम्र कितनी होगी? मृतक कुंवरपाल हैं जिनकी उम्र करीब 58 से 60 साल के आसपास, और जो जिस पे आरोप है वो व्यक्ति करीब 50 साल का और बताया जाता है नशे का आदी है। घर वाले भी परेशान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।